नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 घंटे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो यूपीपीएससी और यूपी एसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी, इस दौरान 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। 11 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रहने वाला है। 199 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, 138 परिवहन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल रहेंगे। इसके साथ ही 128 निर्वाचन विभाग के कनिष्ठ सहायक शामिल होंगे। 510 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो लगातार मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार वक्त वक्त पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी के हाथों ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां 11 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां तमाम अभ्यर्थी मौजूद होंगे और उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। तो लगातार हर हाथ रोजगार की जो शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, ये निरंतर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया जा रहा है। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करके अभ्यर्थियों को रोजगार देने का, युवाओं को हर हाथ रोजगार हो, ये प्रयास किया जा रहा है। और इसी के तहत आज 510 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जिसमें यूपीपीएससी और यूपीएसएससी की भर्ती में चयनित अभ्यर्थी है। तो 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हम लगातार देख रहे हैं। कोशिश यही है कि हर युवा के हाथ रोजगार हो, और इसी के तहत लगातार एक के बाद एक तस्वीरें। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा जब सरकार आई और सत्ता संभाली, तो सबसे पहले विभिन्न जो नियुक्ति विभाग हैं, जो चयन बोर्ड हैं, जो भर्ती आयोग हैं, उनके अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री की दूसरी बैठक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और साथ ही साथ विभागाध्यक्षों के साथ थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि जो भी ऐसी रिक्तियां हैं जो किसी भी विभाग में है और उनको भरा जाना आवश्यक है, ऐसे विभाग तत्काल अपनी रिक्तियों को संबंधित नियुक्ति विभाग, चयन आयोग, भर्ती बोर्डों को भेज दें, ताकि भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जा सके। यही एक वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 510 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कई चीजें हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी, उसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी के 193 पद हैं, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो परिवहन विभाग है, साथ ही साथ जो दूसरे कोरिलेट विभाग हैं, जिसमें निर्वाचन विभाग के भी लिपिक स्तर के, जो कनिष्ठ लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक स्तर के जो कर्मचारी चयनित हुए हैं, उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद लोक भवन सभागार में होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें कि लगातार पिछले एक महीने में, अगर जुलाई महीने के हम बात करें, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और कोशिश भी की जा रही है कि चाहे वो कोई भी विभाग हो, अगर उसमें नियुक्तियां होनी है या किसी वजह से रिक्तियां पड़ी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उनको तत्काल प्रक्रिया के तहत भरा जाए। और जो भी चयन बोर्ड हैं, उनसे भी निर्देशित किया गया है कि वो पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतें, पारदर्शिता के साथ चीजों को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि जल्द से जल्द वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यही एक वजह है कि लगातार इस तरीके के नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के जो निरीक्षक और उप निरीक्षक थे, जो कि गुप्त सेवा में है, मतलब एलआईयू से जुड़े हुए थे, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया था। और आज फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके बाद कनिष्ठ और ज्येष्ठ लिपिक के जो अभ्यर्थी हैं, जिनको चयन किया जा चुका है, अब उनको आज नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार हर हाथ रोजगार, इसके प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार में युवाओं को मिली पिछले एक महीने में 11,000 नौकरियां। तो एक महीने में 11,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरियां मिली हैं। तो मिशन रोजगार के तहत
6 साल में 6 लाख युवाओं को दी गई नौकरियां। 6 साल में सिर्फ यूपी पुलिस विभाग में 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां हुई हैं। बीते 6 जुलाई को 1148 पदों पर उप निरीक्षकों को दी गई नियुक्ति। तो खिलाड़ी कोटे से 227 आरक्षियों को बीते 8 जुलाई को दी गई है नियुक्ति। तो मृतक आश्रित को रूप में 2500 भर्तियां अतिरिक्त की गई हैं। जून में 7182 एएनएम और एसडीपीजीआई में 1442 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति दी गई है। तो लगातार हर हाथ रोजगार जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। लगातार हमारे साथ एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, योगी सरकार लगातार नौकरियों की बहार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। 6 साल में 6 लाख नौकरियां, कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैं अभी पहले भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश का कोई भी विभाग हो, अगर उसमें रिक्तियां हैं तो उसमें भर्तियां की जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी बड़े पैमाने पर विपक्ष ने रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया था और बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए थे कि सरकार की तरफ से भर्तियां नहीं खोली गई, बड़े पैमाने पर विभागों में पद रिक्त पड़े हैं लेकिन उनको भर्ती नहीं किया गया। यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती अभियान चला रही है। हालांकि अगर हम 2017 से लेकर 2023 तक की अगर बात करें तो करीब 6 लाख भर्तियां हुई हैं, जिसमें अकेले पुलिस विभाग में 1.5 लाख भर्तियां। अगर पिछले हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर 11,000 से ज्यादा भर्तियां हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हुई हैं, जिसमें 7,000 से ज्यादा एएनएम को भर्ती किया गया और बड़े पैमाने पर स्टाफ नर्सेज भी उत्तर प्रदेश के जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है पीजीआई, उसमें भर्ती की गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 270 का कोटा है जो कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग का है, उनके कोटे से भी खिलाड़ियों की भर्ती की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस विभाग और साथ ही साथ पीएससी जैसे विभागों में भर्तियां हुई हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो दूसरे लिपिक स्तर के पद हैं, चाहे वो परिवहन के हों, निर्वाचन के हों या आबकारी विभाग के हों, उनके निरीक्षकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती किया है। तो लगातार चाहे वो फायर टेंडर के अफसर हों जिसमें 3,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं, तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियां कर रही है। पिछले 1 महीने का जो सरकार ने कार्यकाल बिताया है, उस दौरान भी 11,000 नए चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। तो लगातार ये अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है और कोशिश कर रही है कि बेहतर ढंग से भर्तियां की जाएं, पारदर्शी हो, जिन पर कोई सवाल ना उठे और वो अभ्यर्थी जो वास्तव में इस पद के चयन के लायक हैं या जो पूरी तरीके से अर्हता रखते हैं, उनको भर्ती भी दिया जाए। तो ये अभियान लगातार उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है और जिस क्रम में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 510 नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं जो अलग अलग विभागों में तैनात होंगे। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। तो अपना दल एस सीटों पर कर सकती है दावेदारी। प्रतापगढ़, बस्ती, मिर्जापुर और बुंदेलखंड से कर सकती है दावेदारी। 18 जुलाई को एनडीए के घटक दलों की बैठक तय है। तो हिस्सेदारी पिछले लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था अपना दल। तो सहयोगी दलों में अपना दल के पास है 13 विधायक, 2 सांसद। निषाद पार्टी में भी पूर्वांचल की कई सीटों पर है दावेदारी। तो एसपी का गठबंधन होने पर सीटों को लेकर और तेज होगा मंथन। अपना दल ने अभी नहीं खोले अपने पत्ते, लेकिन हिस्सेदारी पर लगातार नजर देखने को मिल रही है। तो मिशन 24 की तैयारी में लगातार हर पार्टियां जुटी हुई हैं और 18 जुलाई को एनडीए की ये बैठक होने वाली है, जिस पर मंथन होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें इस एनडीए में दी जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से 24 चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेज देखी जा रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है और एनडीए की बैठक माना जा रहा 18 जुलाई को होगी और इस दौरान किसकी कितनी सीटें होंगी, इस पर चर्चा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आगामी चुनाव को हम देखते हैं, चुनाव को 2024 को देखते हैं, लगातार तैयारियां चल रही है और भाजपा की सहयोगी दल अपना दल जिस तरीके से तैयारी कर रही है, माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे उनकी अपनी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। यानी 4 सीटों को लेकर के जिस तरीके से उनका मंथन किया जा रहा है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बुंदेलखंड के वो 4 जिले होंगे वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले। वहां से अपना दल अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। यानी कि 18 तारीख को होने वाली एनडीए की बैठक को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। यानी
यानी कि साफ तौर पे इस बैठक के बाद से बहुत सी चीजें खुल के निकल के सामने आएंगी, किस तरह से प्रत्याशियों को उतारना है और कैसे अपना दल इन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना है। यानी कि साफ है कि बुंदेलखंड के उन 4 जिलों को, मिर्जापुर की अगर बात कर लें या फिर हम जो है सोनभद्र की बात करें, तो इन सारे जो जिलों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। उसको लेकर के लगातार तैयारी अपना दल करती नजर आ रही है। यानी अगर बात होती है मंथन है दोनों सीटों को लेकर के, तो 4 सीटों पे मंथन जो है उस पर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है संदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़ी खबर आपको दे दें। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की बड़ी मुश्किलें। होमगार्ड मुख्यालय गेस्ट हाउस के दुरुपयोग की भी जांच शुरू हुई। मनीष दुबे करीबी के साथ कई बार गेस्ट हाउस में रुके हैं। गेस्ट हाउस में रुकने के दौरान गाजियाबाद में दिखाई ड्यूटी, तो होमगार्ड मुख्यालय गेस्ट हाउस में रुकने का भी कर रही है जांच। तो गेस्ट हाउस में किसके साथ और किस मकसद से रुके, जांच शुरू हुई है। डीजी होमगार्ड ने निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संतुति भेजी है। तो जिस तरह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से ये जुड़ी खबर जो आ रही है, कहीं ना कहीं देखिए सुर्खियां बहुत सारी हैं, लेकिन इस बीच मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर मनीष दुबे की अगर बात करते हैं तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से होमगार्ड जो है विभाग जो है इसकी जांच कर रहा है, पूरी तरीके से इसकी जांच करते हुए नजर आ रहा है। यानी साफ है कि मनीष दुबे जिस तरीके गेस्ट हाउस का दुरुपयोग किए थे, गाजियाबाद में वहां पर ठहरे थे, आखिर किसके साथ ठहरे थे, उन सारे बिंदुओं को लेकर के अब जो है होमगार्ड विभाग पूरी तरीके से जांच कर रहा है। यानी साफ है कि जिस तरीके से अगर उस गेस्ट हाउस का उन्होंने दुरुपयोग किया है तो उस पर भी उन पर कार्रवाई होनी है। साफ तौर पर जिस तरीके से गेस्ट हाउस की अगर बात करते हैं और इसके साथ ही साथ में होमगार्ड विभाग कई ऐसे पहलुओं को भी तलाश रहा है जहां पर मनीष दुबे की संलिप्तता पाई जा गई थी। यानी साफ है कि दोनों, अगर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में अगर कोई आता है तो वो है मनीष दुबे। उनके साथ में जब मुश्किलें अब उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं। साफ तौर पे जो गाजियाबाद के गेस्ट हाउस लिया गया था वहां पे जांच होगी, उसकी जांच इस बात की होगी कि आखिर उनके साथ में कौन रुका था और कितने दिन तक के लिए गेस्ट हाउस बुक किया गया था। आखिर उस गेस्ट हाउस का कहीं कमांडेंट मनीष दुबे ने दुरुपयोग तो नहीं किया। इन सारे तथ्यों को लेकर के अब होमगार्ड विभाग पूरी तरीके से जांच करने के लिए पर हो रहा है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशी में होगा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन। 22 से 24 जुलाई के बीच ये होगा बड़े मंदिरों का सम्मेलन। तो 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। बौद्ध और जैन धर्म के मठ, मंदिरों और गुरुद्वारों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो सम्मेलन का उद्घाटन सर संघ चालक मोहन भागवत करेंगे। पूरा कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। पहली बार इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो का किया जा रहा आयोजन। तो बड़ी संख्या में काशी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां विश्व से तमाम धर्मगुरु इसमें शामिल होंगे, तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। 22 से 24 जुलाई के बीच ये मंदिरों का सम्मेलन होगा। 25 देशों के 450 से ज्यादा मंदिरों के पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, काशी में ये जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत के लिए और काशी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी संख्या में पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। देखिए निश्चित तौर से जहां एक बार हमने देखा था काशी कॉरिडोर की भव्यता से जहां उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसके बाद हमने देखा था खुद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल समागम किया था। उसी तरह अब देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सबसे मुख्य धारा है, हिंदुत्व की जो धारा है, उसको जो काशी जोड़ने की कवायद चल रही है, अब उसमें दुनिया के बड़े से मंदिर जितने भी 25 देश इसमें सम्मिलित होंगे, करीब 450 जो बड़े मंदिर हैं, उसके जो मेन जो पुजारी हैं, जो मेन उसके ट्रस्टी हैं, वो अब काशी में आएंगे और ये सम्मेलन किया जाएगा 22 से 24 जुलाई के बीच में होगा। और इसकी अध्यक्षता करेंगे जो
संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। तो माना जा रहा है कहीं ना जी। कहीं, देखिए तो हमने देखा था कि काशी तमिल सम्मेलन हुआ था, अब दुनिया भर के, न केवल देश के बल्कि दुनिया भर के करीब 450 मंदिरों के जो कार्यकर्ता है, जो ट्रस्टी हैं, जो कहा जाएगा मुख्य पुजारी हैं, जी। वो अब काशी पे आएंगे और कहीं ना कहीं इस 2 दिवसीय सम्मेलन में इसका भाग लेंगे। रुद्राक्ष सेंटर है वाराणसी में, उसमें एक अनुच्छेद में किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो एक धरा की तरफ काम करती है, हमने देखा था 2014 से कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार बीजेपी पे लगाता था कि हिंदुत्व का कार्ड खेलती है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से संघ ने इसकी तैयारी की है और संघ ने भी, अगर देखा जाए तो सबसे कमजोर कड़ी पूर्वांचल को कहीं ना कहीं साधते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से संघ की भी अपनी तैयारी है। तो 22 से लेकर 24 तारीख तक ये कार्यक्रम चला जाएगा, जिसमें दुनिया भर के करीब 25 देशों से 450 से अधिक महंत और जो ट्रस्टी और जो मुख्य पुजारी हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो काशी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन होने जा रहा है। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां जल निगम के जीएम अनवर ख्वाजा पर छेड़खानी और अभद्रता का केस दर्ज हुआ है। जलमग्न क्षेत्र गोविंद नगर में अनवर ख्वाजा ने किया था हाई वोल्टेज ड्रामा। तो हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान क्षेत्रीय महिला पार्षद से की थी अभद्रता। महुआ खेड़ा थाने में बीजेपी महिला पार्षद ने कराया मुकदमा दर्ज। तो जल निगम के जीएम पर केस दर्ज हुआ है। अभद्रता को लेकर महुआ खेड़ा थाने में बीजेपी महिला पार्षद ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से जलमग्न क्षेत्र गोविंद नगर में अनवर ख्वाजा ने किया था हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान क्षेत्रीय महिला पार्षद से अभद्रता की, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया है। बीजेपी महिला पार्षद ने यह मुकदमा दर्ज कराया। तो हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान क्षेत्रीय महिला पार्षद से अभद्रता का ये मामला जल निगम के जीएम का आया सामने, जिसके बाद ये आपको वीडियो भी दिखा रहा है किस तरीके से ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। जल निगम के जीएम अनवर का ये हाई वोल्टेज ड्रामा रहा और जिसके बाद उन्होंने अभद्रता भी की। तो महिला पार्षद से अभद्रता करने के बाद ये केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी महिला पार्षद ने मुकदमा दर्ज कराया। तो अनवर पर छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगा है। अलीगढ़ से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां जल निगम के जीएम अनवर ख्वाजा पर छेड़खानी और अभद्रता का केस दर्ज। जलमग्न क्षेत्र गोविंद नगर में अनवर ख्वाजा ने किया था हाई वोल्टेज ड्रामा। तो हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान क्षेत्रीय महिला पार्षद से की थी अभद्रता। महुआ खेड़ा थाने में बीजेपी महिला पार्षद ने कराया मुकदमा दर्ज। तो जल निगम के जीएम अनवर ख्वाजा पर छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगा है। और अधिक जानकारी के साथ अलीगढ़ से संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जिस तरह से जल निगम के जीएम का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, उसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि छेड़खानी और अभद्रता की गई। देखिए, जल निगम के जो जेई हैं, जब वहां पर एक मकान गिर गया, उसमें 2-3 लोग दब गए, तो वहां के लोग आक्रोशित थे। जब वहां पर ये जल निगम के जो जीएम है वो वहां पहुंचे और एक जेई उनके उसके साथ थे, तो वहां लोगों ने इनसे अपनी शिकायत की। लेकिन जब लोगों को में गुस्सा होता है तो इनके साथ कोई किसी तरीके की मारपीट नहीं की गई, लेकिन गुस्से के आकर के फिर ये इन्होंने अपना एक नया स्टाइल से ड्रामा चालू कर दिया। एकदम वहां लेट गए, अपने कपड़े भी फाड़ लिए और सब तरीके से मतलब जो ऊट पटांग हरकतें करने लगे, जो कि पूरी की पूरी कैमरे में कैद है। इनके साथ कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिली है जिसमें इनके साथ कोई मारपीट की गई हो। केवल इनके खुद अपने आप अपने कपड़े निकालते हुए और ड्रामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जब काफी हो गया तो फिर जो महिला पार्षद थी उनके साथ भी इनकी काफी वो हुई, नोक झोंक हुई। उसके बाद उन्होंने महिला पार्षद ने भी मुकदमा दर्ज करा दिया और इन्होंने भी मुकदमा दर्ज किया। लेकिन सुनने में आया कि देर रात में थाने में इनमें दोनों में आपस में समझौता हो गया। जी ठीक है योगेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब बात
बात शामली की करेंगे। शामली में दो युवकों ने एक शख्स को जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक एक शख्स को डंडे और बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो थाना भवन के मसावी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो दो युवकों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक को दो युवक मिलकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिटाई करने का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। और अधिक जानकारी के साथ शामली से संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये जो वायरल वीडियो और मामला सामने आया है, क्या सच्चाई इसके पीछे, किस वजह से ये पिटाई देखने को मिली थी? दो युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। ये थाना भवन का मैसावी गांव का मामला है। ये पैसे का लेन देन का मामला था, जिसमें ये युवक पैसे मांगने के लिए इनके पास गया, जिसके चलते इन दोनों युवकों ने इसको लाठी डंडों बेल्टों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद तुरंत शामली कप्तान अभिषेक कुमार ने इस मामले का संज्ञान लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत ने नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते मंगलवार देर रात को दो पक्षों के बीच मारपीट होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि विवाद होने के बाद पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए सीएचसी भेजा और इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी होने के बाद मारपीट हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव का मामला शांत कराया। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो दो पक्षों में मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दो पक्षों में ये मारपीट देखने को मिली थी, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। पीलीभीत से संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? दरअसल ये दोनों पक्षों का आपस में पैसे को लेकर के मारपीट हुई थी, जिसको लेकर के दोनों पक्ष थाने में पहुंचे थे। तो वहीं मेडिकल के लिए इनको सीएचसी भेज दिया गया। वहीं जब वहां पे पहुंचे तो वहां भी कहासुनी हुई और आपस में मारपीट होने लगी। जब मारपीट होने लगी, हालांकि वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव का काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी बीच बचाव नहीं हो सका। जब इस मामले की जानकारी पुलिस को दी तो तत्काल वहां पुलिस पहुंचने की जब बात हुई, तो जैसे पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों लोग वहां से फरार हो गए। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में जहां पर मारपीट का वीडियो किसी ने बना लिया और जिसका सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही वहां की जो पुलिस प्रशासन ने लगातार पूरी तरह से प्रयास होता है कि आखिर इन दोनों लोगों को किस तरह से हिरासत में और कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इनका मामला जो है लेन देन का था, उसके चलते ही वहां पर गए थे और जिसको लेकर के मारपीट हुई। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बीच वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवध क्षेत्र में बीजेपी जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी है। अवध क्षेत्र में 7 से 8 जिला अध्यक्ष बदली जा सकती हैं। तो अवध क्षेत्र में कुल 15 संगठनात्मक जिले आते हैं। आधे जिले में बदल सकते हैं जिला। तो वही महानगर अध्यक्ष नियुक्ति किए गए। तो ऑब्जर्वर संगठन को सौंपी गई रिपोर्ट। 15 जुलाई को ऑब्जर्वर को सौंपनी है अपनी रिपोर्ट। तो अध्यक्षों की नियुक्ति में क्षेत्रीय अध्यक्ष की अहम भूमिका। रिपोर्ट आने के बाद घोषित किए जाएंगे नए जिला अध्यक्ष। इसी के साथ ही मीडिया टीम की भी होगी घोषणा। तो बीजेपी की मीडिया टीम में भी होंगे बड़े बदलाव। कई चेहरे टीम में होंगे बाहर, तो कईयों को मिलेगा मौका। तो अवध में बीजेपी जिला अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज, और इसी को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लगातार रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कौन कौन कहां जिला अध्यक्ष बना रहेगा और किसकी पत्ते कटेंगे। तो अवध क्षेत्र में बीजेपी जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी में है। लगातार अवध पर फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 7 से 8 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अवध क्षेत्र में कुल 15 संगठनात्मक जिले आते हैं और इसी को लेकर आधे जिले में बदल सकते हैं जिला और महानगर अध्यक्ष। तो नियुक्ति किए गए ऑब्जर्वर संगठन को रिपोर्ट सौंपेंगे। 15 जुलाई तक ऑब्जर्वर ये रिपोर्ट सौंपेंगे अपनी, जिसके बाद काम के आधार पर अध्यक्षों की नियुक्ति में क्षेत्रीय अध्यक्ष की अहम भूमिका। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है और इसी को लेकर अब जो फोकस है वो अवध में देखने को मिल रहा है, जहां जिला अध्यक्षों के बदलने की बात कही जा रही है।
देखिए, आपको बता दूं कि प्रदेश में सभी जो 98 संगठनात्मक जिला हैं उनमें बदलाव की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ आंशिक बदलाव बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी जो हाल फिलहाल में जो बैठक हुई थी ऑब्जर्वर की, उनके बाद ऑब्जर्वर अपने अपने प्रभाव वाले जिले में गए थे। वहां से उनको जो मौजूदा जिला अध्यक्ष है उनके अलावा 4 नाम और देने हैं। और माना जा रहा है कि 15 तारीख लास्ट डेट है जब ऑब्जर्वर अपने नामों की जो पूरी प्रक्रिया है उसको खत्म करके जो नामों की सूची है वो मुख्यालय में दे देंगे। हालांकि जो इस पूरी प्रक्रिया में उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। और अगर हम बात करेंगे अवध की, तो अवध क्षेत्र में 15 संगठनात्मक जिले आते हैं, जिसमें 7 से 8 मतलब कि आपके अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 60% का जो बदलाव न्यूज़ इंडिया पहले भी कहा था उसकी कहीं ना कहीं खबर पे मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बार 60% के आसपास जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बदला जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि संगठन में बदलाव होने, कई मोर्चों में बदलाव होने हैं। इसमें अगर प्रमुखता से देखेंगे तो सबकी निगाह इस पर मीडिया प्रभारी को लेकर भी है, मीडिया विभाग को भी लेकर है कि आपकी बात जो मीडिया विंग है बीजेपी की उत्तर प्रदेश की, उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह जब से संगठन में आए हैं उसके बाद से उन्होंने अपनी टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए थे। कुछ पदाधिकारियों को बदलाव किए गए थे जिनको जो क्योंकि सीट रिक्त थी, कई ऐसे मंत्री थे जो उनके पास पद था, उन पद से मुक्त करके उनकी जगह कुछ नए लोगों को लाना था, उनमें देखा गया था कुछ आंशिक बदलाव हुए थे। पर अगर अब आप बात करेंगे तो संगठनात्मक तौर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और नई रणनीति नई टीम के साथ 2024 के लिए लगेंगे। 80 में 80 का वादा कर रखा है, तो उसके लिए लिहाज से आपकी बात जो जिला अध्यक्ष जो माना था जो बेस होता है उसमें बदलाव किया जा रहा है। उस बदलाव की अगर आप देखेंगे किस तरीके से तैयारी की जा रही है, बाकायदा ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था। 10 तारीख से ऑब्जर्वर जिलों में थे और उसके बाद अब माना जा रहा है 15 तारीख जो कि परसों है शनिवार के दिन जब ये ऑब्जर्वर अपनी मुख्यालय में अपने नामों की सूची देंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। माना जा रहा है कि 20 से 25 तारीख के बीच में आपको उत्तर प्रदेश के संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसकी सुखबुखार बहुत दिनों से चल रही थी। और अब की बार इस संगठन के बदलाव के साथ आगे की जो रणनीति है उसमें नई टीम के साथ 2024 के आगाज की तरफ बढ़ती नजर आएगी उत्तर प्रदेश की बीजेपी। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि 80 में से 80 सीटें हासिल हो और इसी के लिए ये कवायदें और तेज हो चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अफसरों पर एससी की कड़ी टिप्पणी, निदेशकों के अनुपालन में देरी पर अफसरों ने से नाराज सुप्रीम कोर्ट हुआ है। तो अफसरों में शीर्ष अदालतों के प्रति सम्मान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कैदियों की सजा में छूट के निर्देश दिए थे, अधिकारियों को 4 सप्ताह में फैसला लेने को कहा था। निदेशकों के अनुपालन में करीब 1 साल की देरी हुई है। 1 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अनुपालन ना करने पर प्रमुख सचिव गृह होंगे तलब। 29 अगस्त को मामले में होगी अगली सुनवाई। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी देखने को मिली है यूपी के अफसरों पर, जहां कड़ी टिप्पणी भी की है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि एक सुनवाई चल रही थी इस दौरान कई अफसरों को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है, जो निर्देश देता है, उसके अनुपालन में कहीं ना कहीं ये अफसर देरी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि जो अफसर हैं उनमें शीर्ष अदालतों के प्रति सम्मान नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चूंकि कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में कुछ निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने इन अफसरों को, और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर फैसला ले ये तमाम अधिकारी। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि करीब 1 साल से इस पूरे मामले में देरी चल रही है, अनुपालन नहीं हो रहा है और अनुपालन ना करने की स्थिति में कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनको तलब भी किया जा सकता है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में 29 अगस्त को सुनवाई होगी, तब देखने वाली बात होगी कि क्या अधिकारियों की ओर से इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उसको पालन किया जाता है, नहीं किया जाता है। और अगली सुनवाई जब होती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं आवास विकास परिषद ने घटाया दाखिल खारिज शुल्क। तो अफसर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। एलडीए और दूसरे विकास प्राधिकरण की तरह ही 1 से 10,000 जमा करके करा सकेंगे दाखिल खारिज। तो वहीं आवासीय भवन और भूखंडों पर ही लागू होगा नया नियम। बोर्ड बैठक में अवैध निर्माण रोकने पर लिया गया फैसला।
तो आवास विकास परिषद ने घटाया दाखिल खारिज शुल्क। तो अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया। तो आवास विकास परिषद ने अपना दाखिल खारिज शुल्क घटाया। तो अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। एलडीए और दूसरे विकास प्राधिकरण की तरह ही 1 से 10,000 जमा करके करा सकेंगे दाखिल। तो आवासीय भवन और भूखंडों पर ही लागू होगा नया नियम। तो बोर्ड बैठक में अवैध निर्माण को रोकने पर यह फैसला लिया गया। तो आवास विकास परिषद ने घटाया दाखिल खारिज शुल्क। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया बैठक में। तो एलडीए और दूसरे विकास प्राधिकरण की तरह ही 1 से 10,000 जमा करके करा सकेंगे दाखिल। तो आवासीय भवन और भूखंडों में जिस तरह से अवैध निर्माण रोकने पर यह फैसला लिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आवास विकास परिषद ने अपना दाखिल खारिज शुल्क घटाया है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? तो इसके से हमारा संपर्क छूट गया है। तो आवासीय भवनों और भूखंडों पर ही लागू होगा नया नियम। तो दाखिल खारिज शुल्क को घटाया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में ये बैठक में फैसला लिया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आवास विकास परिषद ने अपना दाखिल खारिज शुल्क घटा दिया है। बिल्कुल, अगर देखें जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के जो विभिन्न विकास प्राधिकरण है, उसके अलावा जो लखनऊ का विकास प्राधिकरण है, उसके यहाँ पहले से ही 1 से लेकर 10,000 रुपए जमा करने के बाद दाखिल खारिज करा दिया जाता था। क्योंकि ऐसे आवंटी जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी प्राधिकरण से भूखंड आवंटित हुआ है, आवंटित होने के बाद उसका दाखिल खारिज होता है ताकि किसी तरीके की आगे कोई समस्या उनको ना आए। उस दाखिल खारिज का शुल्क 1 से 1,000 रुपए तक रखा गया। हालांकि ये शुल्क उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में 1% था। मतलब सीधे तौर पर अगर आप समझे कि 1 करोड़ रुपए का अगर कोई प्लाट खरीदता है तो उसको 1 लाख रुपए शुल्क देना पड़ता था। अब उसको अन्य प्राधिकरणों की तर्ज पर ही 1 से 10,000 रुपए ही देना होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अपर मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश भर में आवास विकास परिषद की जो भी योजनाएं हैं, उनके भूखंड अंतर के बाद जब उसकी रजिस्ट्री होगी, उसके दाखिल खारिज के लिए 1 से 10,000 रुपए शुल्क देकर कोई भी आवंटी अपने भूखंड का या अपने मकान का दाखिल खारिज करा सकेगा। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संस्कृत स्कूलों के पाठ्यक्रम में 30% की होगी कटौती। कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के पाठ्यक्रम में होगी कटौती। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय का पाठ्यक्रम किया जाएगा कम। नए शैक्षिक सत्र 2023-24 से ही संशोधन किया जाएगा लागू। तो इसी सत्र में 4 डिप्लोमा कोर्स भी हो रहे शुरू। तो रोजगार परक विषयों के साथ ही बस्ते का बोझ कम किया जाएगा। तो संस्कृत स्कूलों के पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती। कोशिश ये है कि बस्ते का बोझ कम किया जाए और रोजगार परक विषयों को ज्यादा पढ़ाया जाए। तो 30% ये कटौती की जाएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के पाठ्यक्रम में यह कटौती होगी। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का पाठ्यक्रम कम किया जाएगा और नए शैक्षिक सत्र 2023-24 से यह संशोधन लागू कर दिया जाएगा। इसी सत्र में 4 डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, संस्कृत स्कूलों के पाठ्यक्रम में कटौती की जा रही है, क्या प्रयास इस कटौती से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम है उसमें 30% तक की कटौती की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो संस्कृत विद्यालय है वहां पर बच्चों को अंग्रेजी, गणित और हिंदी जैसे विषय भी पढ़ाया जाए संस्कृत के साथ में, और उनका जो पढ़ाई का बोझ है वो भी कम है, साथ ही साथ उनको रोजगार पर शिक्षा दी जाए।
बोर्ड की तरफ से 4 नए डिप्लोमा कोर्सेज भी लागू किए जा रहे हैं, जिसमें ज्योति साथ उसके अलावा योग विज्ञान जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। उसके अलावा जो पार्टी के कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ये 1 साल का डिप्लोमा होगा, जिसको करने के बाद छात्र अपना आगे रोजगार भी कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन छात्रों के ऊपर एजुकेशन का होता है वो ना पड़े, इसलिए ये 30% को गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषयों में कम किया जाएगा, क्योंकि संस्कृत जो विद्यालय है वहाँ पर संस्कृत मुख्य विषय के तौर पर होता है, इसलिए संस्कृत के विषय में कोई कमी नहीं होगी। साथ ही साथ रोजगार पर जो एजुकेशन है वो इसके साथ जोड़ी जाएगी। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब बात कन्नौज की करेंगे, जहां 20 सदस्यीय जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। टीम की छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। जीएसटी टीम ने जब्त किए कंपनी के जरूरी दस्तावेज। तो ठाठिया थाना के एक प्लास्टिक फैक्ट्री का ये पूरा मामला है। तो करीब 8 घंटे तक चली जीएसटी टीम की ये छापेमारी। तो जीएसटी टीम ने जब्त किए कंपनी के जरूरी दस्तावेज। तो ठाठिया थाना के एक प्लास्टिक फैक्ट्री का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो करीब 8 घंटे तक जीएसटी टीम की यह छापेमारी चली है। तो 20 सदस्यीय जीएसटी टीम ने यह छापेमारी की है। कन्नौज में यह छापेमारी देखने को मिली, जहां टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो जीएसटी टीम ने जब्त किए कंपनी के दस्तावेज। ठाठिया थाना के एक प्लास्टिक फैक्ट्री का यह मामला बताया जा रहा है, जहां जीएसटी की टीम पहुंची और लगातार कई घंटों तक यह छापेमारी देखने को मिली है। 8 घंटे यह छापेमारी चली। इस दौरान करीब 20 सदस्यीय टीम मौजूद रही। बताया जा रहा है कि कंपनी के कई ऐसे दस्तावेज थे जो जीएसटी टीम ने अपने पास लिए। जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप देखने को मिला है। ठाठिया थाना के एक प्लास्टिक फैक्ट्री का यह मामला आपको बता रहे हैं। तो करीब 8 घंटे तक ये पूरी छापेमारी देखने को मिली है। 20 सदस्यीय ये जीएसटी की टीम मौजूद रही। व्यापारियों में इस छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। तो कंपनी के कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। यूपी में 2 नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों से अगले महीने से होगा उत्पादन। तो 7,882 मेगावाट विद्युत का अभी यूपी में हो रहा उत्पादन नए संयंत्र बढ़ने से 9,002 मेगावाट हो जाएगी उत्पादन क्षमता। 2 नई बिजली परियोजनाओं से 1,320 मेगावाट विद्युत का शुरू होगा उत्पादन। तो ओबरा सी परियोजना से 660 और जवाहरपुर से 660 मेगावाट का उत्पादन शुरू करने के निर्देश हैं। तो यूपी में 4,983 मेगावाट क्षमता की 4 नई बिजली परियोजनाओं का भी चल रहा काम। इसके साथ ही जून 2024 में 4 नई परियोजनाओं का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यूपी में 2 नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 65 साल की आयु में सेवानिवृत्ति होंगे सरकारी डॉक्टर। सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़कर 65 होगी। तो चिकित्सकों की कमी पूरा करने के लिए सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। नियम शिथिल कर रिटायर होने वाले चिकित्सकों की भी ली जाएगी सेवाएं। तो डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरेगी यूपी सरकार। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए तैयार होगी नई नीति। तो 62 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट का एज दायरा था वो अब 65 कर दिया गया है।
खबर बिजनौर से है, जहां मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। गंगा का जलस्तर बढ़ने से उफान पर नाले हैं। खेत खलियान से लेकर घरों दुकानों तक सड़कों में पानी लगा हुआ है। आफत की बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल। पांडव नगर पुलिस चौकी का भी हाल बेहाल है। प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। तो लगातार हो रही बारिश ने किस तरह से तबाही मचाई हुई है। आफत की बारिश से लोगों का जीना हुआ मुहाल। पांडव नगर पुलिस चौकी हाल बेहाल तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां जलभराव से हर कोई परेशान है। प्रशासन ने जारी किया है रेड अलर्ट। तो मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई हुई है बिजनौर में। गंगा का जलस्तर बढ़ने से उफान पर नदी नाले और इस दौरान जगह जगह जलभराव। खेत खलियान से लेकर घर दुकान सड़कें पानी में डूबी हुई है। फैजल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, अभी क्या स्थिति, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लगातार बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए बिजनौर में, तो बिजनौर में 6 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश की आफत और बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है। कहीं बसें फंस जाती हैं, कहीं ट्रेनें रद्द करनी पड़ जाती हैं, कहीं पुलों को बंद कर दिया जाता है। अगर बात की जाए, कई गांवों में पानी आ गया है। गांव तो छोड़ो, सड़कों पे पानी इस तरह देखने को मिल रहा है। तालाब बन गए हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं करंट का डर है। और अगर कोई जरूरी काम है तो लोग बेचारे पानी के अंदर घुसने को तैयार हैं। और आप देख सकते हैं, लोग डूबे पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो लापरवाही की, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की पोल साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि पानी भरना, ये प्रशासन व नगर पालिका की पोल खुल रही है। हल्की सी बारिश, अगर हल्का सा मामला हो जाता है तब तत्काल प्रभाव पानी भर जाता है। लेकिन अब 6 दिन से बारिश हो रही है तो उसकी पोल भी खुल रही है और कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि पानी अधिक होने के कारण रेड अलर्ट में है बिजनौर। और अब फिलहाल अगर बात की जाए तो वह गंगा के नजदीक है, पहाड़ों के नजदीक है बिजनौर। तो फिलहाल प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है गांव खाली कराने के, और अलर्ट भी है और तत्काल प्रभाव व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी दे रहा है कि जल्दी जल्दी गांव खाली करे जाएं, जिससे कि जान की और हानि ना हो। बिल्कुल फैजल, देखिए रेड अलर्ट है और कहीं ना कहीं लोगों को इसमें सचेत रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो बिजनौर में इस वक्त मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। ग्यारह साल बाद हुआ यूपी सचिवालय संघ का चुनाव। ऑडिटर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 19 पदों पर चुनाव। 3067 वोट अपने मताधिकार का किया प्रयोग। विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे है चुनाव अधिकारी। आज आएगा सदस्य कार्यकारिणी का परिणाम। 14 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के परिणाम घोषित होंगे। तो विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे है चुनाव अधिकारी। इस दौरान सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खबर लखनऊ से, जहां निगम के बजट को 200 करोड़ का बूस्टर डोज। 3000 सफाई कर्मी बढ़ेंगे। सफाई ठेके का बजट भी बढ़ेगा। नगर निगम का बजट 200 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा। नगर निगम सदन की बैठक में लाया जाएगा यह प्रस्ताव। तो पार्षद, महापौर और नगर आयुक्त को बढ़ेगा कोटा। तो नगर निगम का बजट 200 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा और ज्यादा व्यवस्थाएं दी जाएंगी। सुविधाओं से लैस होगा ये नगर निगम। तो पार्षद, महापौर और नगर आयुक्त का बढ़ेगा कोटा। तो 200 करोड़ का ये बजट बूस्टर डोज मिलेगा नगर निगम को। इस दौरान कर्मचारियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 3000 सफाई कर्मी बढ़ेंगे। सफाई ठेके का बजट भी बढ़ेगा। तो नगर निगम का बजट 200 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा। तो नगर निगम सदन की बैठक में लाया जाएगा यह प्रस्ताव। पार्षद, महापौर और नगर आयुक्त का बढ़ेगा कोटा। तो निगम के बजट को 200 करोड़ का बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। इस दौरान 3000 सफाई कर्मी बढ़ेंगे। सफाई ठेके का बजट भी बढ़ेगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान बन चुकी है। योगी सरकार 2.0 में भी कनेक्टिविटी का विस्तार दोगुनी रफ्तार से जारी है। वहीं यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला प्रदेश बन गया है। 3200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेसवे में से 6 शुरू हो गए हैं, जबकि 7 पर काम चल रहा है। इनकी कुल लंबाई 1225 किलोमीटर की है। इनमें यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ा भागीदार उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। एक्सप्रेसवे से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आकांक्षाओं को रफ्तार मिल रही है। विकास का पथ, विश्वास का पथ और उन्नति का पथ बन चुका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि योगी सरकार के बुलंद इरादों से प्रदेश विकास की नई इबादत लिख रहा है। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन। पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार। साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये 0 टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है, मैं आज थोड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार, डबल इंजन की सरकार। गुड, वेरी गुड। बैद्यनाथ शुगर फ्री आयुर्वेदिक जूस, जो दे आपको बेस्ट इम्यूनिटी, गुड हेल्थ और रखे फिट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो।
आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 दिवसीय विदेशी दौरे पर पीएम मोदी रवाना। फ्रांस और यूएई की यात्रा पर पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टेल डे परेड में होंगे शामिल। कई अहम समझौतों पर भी लगेगी मुहर। यूपीपीएससी और यूपी SSSC की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में थोड़ी ही देर में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कुल 510 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक में विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, योग्य और कुशल चिकित्सकों की तैनाती होनी चाहिए, कहीं भी कोई पद रिक्त न रहे। अठारह जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर न्यूज 1 इंडिया पर बोले यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, हम सीटों को लेकर रखेंगे अपनी बात।